सो हेलो एवरीवन, आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न एज। तो चैप्टर 14 मॉडर्न एज, ओल्ड एनसीईआरटी, आर एस शर्मा। और ये सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट खोलिए इस चैनल पे, एंशिएंट हिस्ट्री वाली, और वहां पर जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो माय नेम इज शुभम और आप आई सोशल का चैनल देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के बारे में और इनके सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई, मॉडर्न एम्पायर टाइम पीरियड अगर देखें तो 322 बीसी से 185 बीसी, तो ये समय था जब मौर्य शासन का जन्म हुआ। तो अगर आप मगध देखें तो मगध के ऊपर सबसे पहले हरिणका डायनेस्टी आती है। हरिणका के बाद शिशुनाग, फिर उसके बाद आते हैं नंद, और नंद के बाद आते हैं मौर्यंस, और फिर उसके बाद आएंगे शुंगाज। तो ये बेसिकली एक क्रोनोलॉजी है अलग अलग डायनेस्टीज की जिन्होंने मगध के ऊपर अपना शासन किया। तो मगध एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आज का मॉडर्न डे पटना है। ठीक है। और 322 में लगभग इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और 180 या 185 बीसी आते आते जो लास्ट मौर्यन रूलर था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसको उसी के आर्मी जनरल पुष्यमित्र शुंगा ने मौत के घाट उतार दिया, भरी सभा में सबके सामने, और सत्ता हथिया ली। ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक ओवरव्यू है मौर्यन एम्पायर का, और जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन्हीं दोनों इवेंट्स के बीच की कहानी। ठीक है। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते कैसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते हैं एक किताब जिसका नाम था मुद राक्षस, जिसको विशाखा दत्त ने लिखा था। विशाखा दत्त। इसी मुद राक्षस में बात की गई है कि कैसे नंद राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी थी। ठीक है। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें तो ग्रीक्स जितने भी थे, ग्रीक्स मौर्य उनको सेंड्रोकॉटस या एंड्रोकॉटस के नाम से बुलाते थे। ठीक है। तो दिस चंद्रगुप्त मौर्य का ये ग्रीक नाम है एक तरीके से। कभी एग्जाम में आए तो याद रखिएगा, सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है। फिर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था, ठीक है, तो जब वो यहाँ से जा रहा था, इसकी सेना नहीं लड़ी हिंदुस्तान में और आगे जाने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। तो जो हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के कुछ एरियाज जो सिकंदर ने जीते थे, इंडिया से जाते समय सिकंदर ने उन एरियाज में अपने आर्मी जनरल को बिठा दिया एज अ प्रोविंशियल गवर्नर। उन्हीं प्रोविंशियल गवर्नर्स में से एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर। और अब जब सेल्यूकस निकेटर राज्य कर रहा था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ठीक उसी टाइम पर मगध में चंद्रगुप्त मौर्य का राइज हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के बीच में लड़ाई होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य निकेटर को हरा देते हैं, और निकेटर की बेटी से शादी करती है। तो एक तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश होता है, और उसके बदले में काफ़ी सारे हाथी और बहुत सारी चीज़ें दहेज में उनको मिलती। ठीक है, एज अ डाउरी। ठीक है। अब निकेटर को हराने की वजह से मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी फैल गया। ठीक है। तो अगर आप देखें कि अगर मैप को एक बार देखें तो पहले ये मगध रीजन था, और ये वाला एरिया था निकेटर के पास एक तरीके से। तो इनको हराने के बाद कह सकते हैं कि लगभग इस एरिया में पूरा मौर्यन साम्राज्य धीरे धीरे फैल गया। फिर इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, उनके दरबार में एक अम्बेसडर आता है जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है। उस अम्बेसडर का नाम था मेगास्थनीज, और इस अम्बेसडर को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है। और इसी मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। हालांकि इंडिका जो ओरिजिनली लिखी गई थी वो अब वो
है नहीं दुनिया में, मतलब इधर उधर तितर बितर हो गए इतने। आप सोचिए कि 2200-2300 साल पुरानी कहानी है, पुरानी किताब है, इधर उधर खो जाती है। हमारे तो पहले अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में किताबें नहीं बचती, तो 2300 साल तो बहुत लंबी चीज है। ठीक है, तो फिर बाद में कुछ कहानियां ऐसी कहती हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल के अंत वाले पीरियड में था, तो वो जैन धर्म को उसने अडॉप्ट कर लिया। और भद्रबाहु के साथ, जो कि एक जैन मुनि थे, बाद में भद्रबाहु ने ही दिगंबर सेक्ट को एस्टैब्लिश किया था, दिगंबर सेक्ट को। तो इसी भद्रबाहु की लीडरशिप में चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चला जाता है, और श्रावण बेलगोला करके कर्नाटक की एक जगह है, श्रावण बेलगोला, इसी जगह पर एक केव में चंद्रगुप्त मौर्य फास्टिंग करते हुए मौत को अपना लेता है। तो ये पूरी कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब अगला जो किरदार है इस कहानी का, उसका नाम है चाणक्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, और कहते हैं कि इसी ने बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य को इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया, ट्रेन किया, और इसको मेंटरशिप दी कि वो धनानंद को हरा सके। ठीक है, तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। वो एक टीचर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। इन्हीं चाणक्य के कुछ और नाम है, विष्णुगुप्ता, कौटिल्य। ठीक है, विष्णुगुप्ता, कौटिल्य, कुछ लोग बोलते हैं अमित शाह इज द मॉडर्न चाणक्य, कभी कोई बोलता है शरद पवार इज द मॉडर्न चाणक्य। ठीक है, कोई बोलता है प्रशांत किशोर इज मॉडर्न चाणक्य। तो खैर, मॉडर्न दुनिया में तो बहुत सारे चाणक्य घूम रहे, लेकिन ये वाले जो चाणक्य की हम बात कर रहे हैं वो हैं जो कि तक्षशिला के एक अध्यापक थे, एक टीचर थे। इनके और भी नाम है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। फिर बाद में ये बिंदुसार के दरबार में ये मिनिस्टर भी बने चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद। चाणक्य ने अर्थशास्त्र करके किताब लिखी है। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र, और ये जो किताब है अर्थशास्त्र वो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, यानी हाउ टू रन द स्टेट। एक राजा को, राज्य को किस तरीके से चलाना चाहिए, इस बारे में अर्थशास्त्र में बात कही गई। इट्स आप कह सकते हैं गवर्नेंस के ऊपर एक किताब है अर्थशास्त्र। अब सवाल आता है कि जब ये किताब गवर्नेंस के ऊपर है तो इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों है? ठीक है, तो इसके पीछे वजह यह है कि इसका नाम अर्थशास्त्र इस वजह से है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, माफ कीजिएगा, चाणक्य का मानना था अर्थ मूलम जगत, यानी कि पैसा ही संसार का फाउंडेशन है। ठीक है, उसका रूट है, उसका मूल है। और देयर कैन नॉट बी एनी एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज द कोर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस वजह से उन्होंने अपनी किताब, जो कि गुड गवर्नेंस के ऊपर लिखी हुई किताब थी, उसका नाम रखा अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें इन्होंने बेसिकली, अगर आप अर्थशास्त्र देखोगे तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एडवाइसेस कि हाउ अ किंग शुड रन हिज कंट्री, हिज किंगडम। ठीक है, तो अर्थशास्त्र लिखी गई, फिर बाद में वो खो गई थी। फिर 1905 में श्यामा शास्त्री करके एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस किताब को वापस से रीडिस्कवर किया। ठीक है, तो 12th सेंचुरी में ये किताब खो गई थी। जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो ये किताब कहीं ना कहीं खो गई। ठीक है, और वापस से 1905 में इसको रीडिस्कवर किया गया राम शास्त्री, आर श्यामा शास्त्री द्वारा। अब ये जो किताब है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक, रियलिज्म के ऊपर लिखी गई। ठीक है, रियलिज्म का मतलब है कि सीधा इसने लिखा हुआ है कि भाई राजा का जो दुश्मन है, राजा को अपने दुश्मन को कभी नहीं माफ करना चाहिए, ऐसी चीजें लिखी हैं उसमें। ये नहीं लिखा, आइडियलिज्म की बात नहीं कही गई है कि भाई राजा जो है, अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उसका दिल जीत लीजिए, उसका हृदय परिवर्तन कर लीजिए। ये सब फालतू बातें नहीं लिखी हुई उसमें। सिंपल लिखा है, भाई आपका जो दुश्मन है उस पर हमेशा नजर रखिए और मौका मार मिलते ही उसको खत्म कर दीजिए। तो इट इज अ बुक ऑन रियलिज्म। और यही सेम अप्रोच के साथ मैकियावेली करके एक राइटर थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस। तो ये किताब जब लगभग लिखी गई थी 16th सेंचुरी में।
16th सेंचुरी में। और ये भी किताब काफ़ी रियलिस्टिक है, रियलिज्म पे लिखी गई है। इसी वजह से चाणक्य को इंडियन मैकियावेली भी कहते हैं। अब चाणक्य ने कुछ कंसेप्ट दिए अपनी अर्थशास्त्र किताब में। एक कंसेप्ट है मंडल थियरी और दूसरा कंसेप्ट है सप्तांग थियरी। ठीक है, तो पहले सप्तांग के बारे में देखते हैं। तो कौटिल्य के हिसाब से एक राज्य के 7 मुख्य अंग होते हैं, जिसमें होता है राजा, मंत्री, ठीक है, फिर जन यानी कि सब्जेक्ट्स, देन आता है मित्र, मित्र यानी कि अलाइज, देन कोश, देन दंड, देन दुर्ग। ठीक है, तो ये 7 अंग हैं और इन सारे 7 अंगों पर राजा को काम करना चाहिए, तभी एक वो कुशल राजा बन पाएगा, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग किंगडम की नींव रख पाएगा। दैट्स व्हाट हाउ चाणक्य थॉट अबाउट इट। ठीक है, अब बात आती है बिंदुसार के बारे में। ये तीसरा हमारी इस कहानी के तीसरे कैरेक्टर हैं। तो बिंदुसार बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और उनके बाद वो गद्दी पर बैठे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉटस और सेंड्रोकॉटस नाम से मौर्य ग्रीक्स बुलाते थे, वैसे ही बिंदुसार को अमित्र गाथा, अमित्रोशेट्स या एलिट्रोशेट्स के नाम से वो बुलाते थे। और इन तीनों नामों का एक ही मतलब है, स्लेयर ऑफ द एनिमीज, दुश्मनों का नाश करने वाला, अरिहंत। ठीक है, अरिहंत एक तरीके, अरिहंत यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। तो अमित्र गाथा, अमित्र गाथा, अमिट्रोशेट्स, एलिट्रोशेट्स, ये तीनों नाम जो है बिंदुसार के ही हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक का पिता था। ठीक है, अब बिंदुसार के शासनकाल में मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साउथ में फैला। ठीक है, ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन्हीं के शासनकाल में डैमिचस करके एक सीरियन अम्बेसडर था। ठीक है, सीरियन अम्बेसडर था, सीरिया से आया था, वो इनके कोर्ट में आया। एक दूसरा अम्बेसडर है डायनोसियस, जो कि इजिप्शियन अम्बेसडर था। राजा का नाम था टॉलमी द सेकंड। ठीक है, तो ये अम्बेसडर इनके शासन काल में आया इनके दरबार में। तो ये नाम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है कि डायनोसियस या डैमिचस, ये जो ग्रीक अम्बेसडर थे वो किसके कोर्ट में, किसके दरबार में हिंदुस्तान पहुंचे थे। ठीक है, अब बिंदुसार के टाइम पर ही तक्षशिला के लोगों ने मगध राजशाही के खिलाफ बगावत छेड़ दी। बगावत के पीछे वजह था माल एडमिनिस्ट्रेशन। वहां के जितने भी मगध के जितने लोकल ऑफिसर्स थे जो तक्षशिला एरिया में अपॉइंटेड थे, वो काफी ज्यादा दमन करते थे, काफी ज्यादा ऑप्रेस करते थे तक्षशिला के लोगों को। इस वजह से तक्षशिला के लोगों ने मगध साम्राज्य के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। ठीक है, तो ये था मगध के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। अगले लेक्चर में हम अशोक के बारे में देखेंगे कि अशोक कौन थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, और क्यों हम उन्हें अशोक द ग्रेट कहते हैं। तो बने रहिएगा इस लेक्चर में मेरे साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसे मीनिंगफुल लेक्चर्स मैं आपको लेकर आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।